Thank you, Prem sir. Wow, it was quite insightful, wasn't it? तो जो कहानी 1993 में एक बस्ती के मतलब हम लोग जो अभी ग्रास रूट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी 3 दशक पहले एक प्रेम सर ने इनोवेटिव तरीके से चालू कर ली थी। और जब हम बात कर रहे थे उनके आने से पहले अ मेंटर, तो ट्रू सेंस में मुझे लगता है उन्होंने वो डिफाइन किया है। और ये मैं सिर्फ आपको आज इतने बड़े स्टेज पे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है क्लोजली, काफ़ी बार हम कोई चीज़ को लेके फंस जाते हैं या कोई चैलेंज को फेस कर रहे रहते हैं, तो अचानक से देयर डिस्कशन बिटवीन आलोक एंड प्रथमेश। पहले मुझे समझने में दिक्कत आती थी, अभी साथ रह के काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। वो अपने कोड लैंग्वेज में कुछ बात करते हैं और उनका ये कहना होता है कि चलो फटक से प्रेम सर को मिल के आते हैं। और वो 2-3 घंटे 4 घंटे जो उनकी मीटिंग चलती है, उसके बाद जब दे आर बैक इन द ऑफिस, काफ़ी बार जो उनको कन्फ्यूजन या चैलेंज रहते हैं उस पर उनको क्लैरिटी मिली रहती है। तो ऐसे लेजेंडरी मेंटर के लिए मैं कहूँगा एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रेम सर आपके आशीर्वाद और मेंटरिंग इसी तरह आने वाले, जो आपने हमें मैंडेट दिया है, एक बेंचमार्क सेट किया है कि इस तरीके से रिनोवेट को आगे बढ़ना पड़ेगा। और उनके कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट किए कि अब वो दौर आ गया है, हम डोनेशंस या फंड्स पे डिपेंड एनजीओज नहीं रह सकते। वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच हम सोचते थे, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ड्रिवन अप्रोच वी विल हैव टू ब्रिंग, इट इज़ नेसेसरी। और इसी एपिसोड को आगे लेके जाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा एक पर्सन, काफ़ी लोग यहाँ वाकिफ़ होंगे, और वो टर्म CSR, यस, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी अलग रिश्ता है ग्रास रूट एनजीओस का, स्पेशली इस टर्म के साथ। तो एक पर्सन जिन्होंने ये, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसी तरीके से एक मेजर रोल, मतलब मैं कहूँगा इसके आगे मुझे कुछ और शब्द नहीं दिखाते, कि वो डिफाइनिंग मोमेंट टू हाउ द CSR पॉलिसी विल बी ड्रिवन in entire nation. That legendary gentleman is with us, and without taking much time, I will invite Nikhil Pant sir to please guide us. Thank you, sir, for giving us this time. Please guide the audience. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सनी, आलोक, प्रेम, निनाद, प्रथमेश, आप सब लोगों का मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा। आप लोगों ने बहुत गहरा काम किया है, और ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बहुत ध्यान से देखी। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो आप लोग कर रहे थे, बट मुझे ये ज़रूर मालूम था कि NGO सेक्टर में आपने काफ़ी डीप लेवल पे काम किया है महाराष्ट्र। और वो जो एक एंड में मैप दिखाया आपने, उसमें ये भी दिखाई पड़ा कि पैन इंडिया आपकी रीच कितनी है। तो मैं अगले कुछ मिनट में कोशिश करूँगा आपको CSR के कानून के बारे में, एक मैंने माइक भी रिक्वेस्ट किया है निनाद से, एक माइक यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, थोड़ा डायलॉग भी करेंगे। पहले तो मैं ज़रा एक नीड असेसमेंट यहाँ भी करता हूँ। पहले हम लोग नीड असेसमेंट की बात कर रहे थे, तो आप लोगों में से कितने लोग NGOs से आए हुए हैं? सभी NGOs के हैं? सभी लोग NGOs से हैं? अच्छा, आप में से स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स, बाकी के NGO वाले पढ़ते नहीं हैं क्या? आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल चेंज? एवरीबडी शुड से कि आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो। हर एक विद्यार्थी भी होना चाहिए, है ना? तो अभी ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो CSR के कानून को जानते हैं? थोड़ा क्लियरली हाथ उठाइएगा। CSR के कानून को कितने लोग जानते हैं? मुझे बहुत सारे, बहुत ही कम हाथ दिख रहे हैं अभी। 1 2 3 4 5 7 8 हाथ दिख रहे हैं मुझे। और जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनमें से कितने लोग जानते हैं जिन्होंने CSR कानून के 9 सब क्लॉजेस को पढ़ा है? वो कितने हैं यहाँ पर? 1 हाथ, 2 हाथ, 2 ही हाथ। अच्छा, फंड्स कितने लोग चाहते हैं? डबल हाथ भी उठा सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, डेस्परेशन है अगर बहुत, तो अगर आप एक बात बताइए मुझे, आप इम्तिहान देने जाएंगे और आपको सिलेबस नहीं पता, तो फिर आप परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर लाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको अगले 15-20 मिनट में कुछ बहुत, अगर आपके पास कागज पेन है, यू हैव अ पेन, आपको कुछ पैड वैड दिया गया है? अभी लिखने से कोई परहेज तो नहीं है ना? आप लोगों ने कहा विद्यार्थी तो अब है ही नहीं, तो मैं थोड़ी देर आपको विद्यार्थी भी बनाना चाहूँगा अभी यहाँ पर, और एक माइक भी भेज रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद मिनिस्ट्री में था जब ये कानून बना था 2012 से 2017 तक, और मैं खुद एक एनजीओ का पार्ट हूँ, रिचा, जो कि 1992 में बना था। तो 33 साल से मैं एक एनजीओ का पार्ट हूँ जिसकी शुरुआत मेरे फादर ने शुरू की थी। वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो भारत सरकार के सचिव थे, आईएएस थे 1961 बैच के, और मैंने अपना बीटेक ख़त्म किया था सिविल इंजीनियरिंग में 1991 में। तो 92 में जब मैं आईएएस की भी परीक्षा के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि पापा आईएएस में तो मुझे भी मिल ही जाएगा आईएएस, तो कहीं मैं आसपास नहीं पहुंच पाया आईएएस के। तो जब नहीं हुआ मेरा, तो मुझे पिताजी ने बोला कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तो मैंने कहा पापा मुझे लगता है कि बहुत ताकत आएगी, शासन की ताकत आएगी, तो मैं पूरी गरीबी हटा दूंगा देश से, मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम इस भ्रम में क्यों जी रहे हो? हमें तो 32-33 साल हो गए आईएएस में, मैं भारत सरकार में सचिव बन गया हूँ, कि अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों बना था आईएएस में, क्यों आया मैं, कि मेरे फादर ने मुझे बोला। और आज यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा फेवरेट है सबका पास टाइम आईएएस की परीक्षा में बैठना। मैं यूपी से हूँ, अब खैर उत्तराखंड से हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तुम क्यों बनना चाहते हो आईएएस अफसर? तो मैंने कहा पापा मुझे लगता है कि क्योंकि मैं लास्ट पर्सन का जो पॉवर्टी हमें दिखती है, गरीबी दिखती है हमारे देश में, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आईएएस एक बहुत ताकतवर तरीका है उसको करने का। तो पापा ने मुझे बोला कि तुम ये बताओ कि फिर एनजीओ क्यों नहीं एक तरीका हो सकता है? इसीलिए मैंने इस एनजीओ को भी बनाया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं आईएएस बन के मैं तो बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बहुत ताकत मिल जाएगी। तुम इस भ्रम में क्यों जी रहे हो? वाई आर यू इन दिस डिल्यूशन? तो मैंने तब यूपीएससी की परीक्षा दी थी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। वो मैंने अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर रखा हुआ है, वो एक उसमें हेडक्वार्टर सर्विसेज होती हैं यूपीएससी में, वो मैंने इसलिए रख लिया था कि जब मैं कभी 75-80 साल का होऊंगा और मेरे पोते नाती होंगे, बोलेंगे दादाजी आपको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली क्या, तो मैं उनको कागज़ दिखा सकूंगा कि नहीं मिली थी, लेकिन मैं गया नहीं शायद, क्योंकि मेरे फादर ने बोला कि तुम फिर एनजीओ सेक्टर में क्यों नहीं जाते हो। तो रिचा तब एक एनजीओ बना था जिसका मैं आज अध्यक्ष हूँ। और तो ग्राउंड पे बहुत सालों से काम किया है। हम लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, बारामुल्ला, कुपवारा, बोनियार, जहाँ पर अभी ड्रोन्स सब चल रहे थे पिछले 3 हफ्तों में। हमारे 150 स्टाफ कश्मीर में है, और मैं खुद पिछले 10 सालों में करीब 100 बार कश्मीर गया हूँ जब से मिलिटेंसी रही। और हमने सीएसआर से कश्मीर में बहुत गहरा काम किया है इंडियन आर्मी के साथ में। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी हम काम करते हैं काफ़ी रिमोट एरियाज़ में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं सीएसआर को लेके आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा आज, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और क्योंकि आलोक ने शुरू में ये बात कही थी कि जब आप यहाँ से जाएँ तो आप मतलब फ़ंड्स लेके तो नहीं जा पाएंगे, पर कम से कम फ़ंड्स का ज्ञान लेके थोड़ा और चले जाएं। और ऊपर से प्रेम ने ये भी कहा है कि केवल फंड्स पे ही नहीं डिपेंड करना है, लेकिन फंड ज़रूरी भी है। ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी पे हर समय आश्रित भी नहीं होना है हमें। तो 1992 में रिचा बना था, तब से मैं रिचा से जुड़ा हुआ हूँ। और 2-3 साल मुझे टेक महिंद्रा फाउंडेशन का मौका लगा था, 2010 से 2012 तक मैं महिंद्राज में रहा था। फिर मैं भारत सरकार में रहा 2012 से 17 तक, जब ये कानून बना। और उसका जरा प्रेजेंटेशन भी जो है वो भी लगा दीजिएगा। मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, ये काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन है, ये सब आप सभी लोगों को शेयर कर लिया जाएगा। इसमें आगे चलें, पहले स्लाइड में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कानून के बारे में। और अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि शायद आपको फंड रेजिंग में भी हेल्प मिले उसमें। ये कानून जो है 1 अप्रैल 2014 से आया। मैं उस समय भारत सरकार में था, और मैं उस छोटी सी टीम का पार्ट था जहां हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर भास्कर चैटर्जी, वो हमारे बॉस थे। वो खुद एक आईएएस अफसर थे, और उनकी एक बड़ी विजन रही थी कि कैसे हम इस सीएसआर के कानून को लेके आएँ। अब आप में से कोई ये मुझे बता सकता है, मैंने एक माइक भिजवा रखा है, कि ये कानून क्यों बनाया गया सीएसआर का? इसकी नीयत क्या है? व्हाट इज़ द इंटेंट बिहाइंड द सीएसआर लॉ? ये कौन बताएगा? आधार कार्ड आप सबके पास है ना? आधार, इसका आधार क्या है?
अगर हम इस कानून के आधार को समझेंगे तो फिर हमें यह भी समझ में आएगा कि इसके बेसिस पे हम फंड रेजिंग कैसे कर सकते हैं, या हमें कॉरपोरेट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और हम इसका अध्ययन कैसे करें। आप हाथ उठा रहे हैं सर, आई थिंक एक कोई माइक उधर लेके जाएंगे निनाद। इसका व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड द लॉ, ये कोई बताएगा। सेक्शन 135 जो है ये, आई थिंक वन वो पीछे एक मिनट माइक है, आपको भी इसके बाद आपको भी बोलेंगे। एडवोकेट राजेश राठौर, मेरा वसुंधरा फाउंडेशन करके एनजीओ है। अच्छा, इसका बेस ऐसा है कि हम कॉर्पोरेट से, तो हम एक हमारा नेट प्रॉफिट हमें मिलता है, उसका 2% एटलीस्ट हमने समाज के लिए देना चाहिए। इसकी वजह से नहीं पर वो तो ठीक है, वो तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसके पीछे इंटेंट क्या थी, इसको क्यों डाला गया कानून में? कॉर्पोरेट का तो काम बिजनेस है, प्रॉफिट कमाना है, उसको कम्युनिटी में क्यों देने की जरूरत है? आप बताना चाहेंगे? आप आगे कुछ कोई कह रहे थे। हाँ, जो आपने 2% बोला गलत नहीं बोला, पर वो उसका मैं इंटेंट में नियत पूछ रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्री पाठोले है और जहाँ तक मुझे पता है जो कोई भी बड़ी कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बेचती है, जो कुछ करती है, वो सारा हम सामाजिक जो लोग हैं, सामान्य जनता है, उनसे आता है। तो ये एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा मैं वापस समाज तक पहुँचा सकूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, समाज के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसी के लिए ये कानून बना है, ताकि जो कुछ हिस्सा है छोटा सा, वो वापस समाज तक पहुंच पाए। ठीक है सुधीर जी, थोड़ा बहुत आप उस रास्ते में हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे नियत क्या है। मेरे पास कितना 15-20 मिनट का टाइम है, कितना 15 मिनट्स। तो 1990s में आप सबने लिबरलाइजेशन सुना होगा। लिबरलाइजेशन जब हुआ था हिंदुस्तान में, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे एंड मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, और एक मोंटेक सिंह आलूवालिया हुआ करते थे जो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया गया था और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया था, और 90s के बाद में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ग्रो किया। तो जब ये ग्रो किया तो कंपनीज की बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, और जो कानून था वो 1956 का था। कंपनीज एक्ट 1956 को इन्होंने बदला, फिर कंपनीज एक्ट 2013, इसको नोट करिए आप, कंपनीज एक्ट 2013। और जब ये कानून को अमेंड किया गया और ये चालू हुआ 1 अप्रैल 2014 से, इन्होंने एक नया सेक्शन डाला उसमें, सेक्शन 135। ये सेक्शन 135 है CSR। ये इसलिए डाला गया कि जब कंपनियां ग्रो की 1990s में और 2000 में, तो ये पाया गया कि उनमें टेक्नोलॉजी की बड़ी एफिशिएंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, इनोवेशन बहुत लेके आते हैं बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो अगर यही चीज़ अगर कंपनियां जो हैं अपने कुछ पैसा डाल के सोशल वेलफेयर में हेल्प कर सकें, तो शायद सोशल वेलफेयर भी उसी हिसाब से बेहतर हो सकेगा। और 2% डिबेट करके डाला गया एज अ फॉर्मूला, वो मैं आपको एक स्लाइड में दिखा भी दूंगा कि वो कैसे अराइव किया जाता है। तो इसकी नीयत ये थी कि कॉरपोरेट्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स को या एक्सपर्टीज को कैसे हम लोग लेके आए नेशन बिल्डिंग के अंदर। और जो सरकार का जो पैसा खर्च होता है वो टैक्स पेयर का पैसा है, और जो CSR है वो शेयर होल्डर मनी है। इसको भी नोट कर लीजिए आप, ये दो अलग अलग तरह के पैसे हैं। और अगर ये 2% आता है और ये सरकार का 100 रुपीज में 102 रुपए बनता है, तो ये इसकी एफिशिएंसी नीचे डिलीवरी की बेटर होनी चाहिए। ये नियत थी इस कानून के पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्पोरेट अपने आप से काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप सरकार के संग मिलजुल के करेंगे तो और ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर पाएंगे। तो जब आप NGOs प्रपोजल बनाते हैं तो आप लोग इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत मजबूत होगा ये। तो अगर आप ये देखेंगे तो 2013 में ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, 2014 से चालू हो गया था, फिर 2015, 18, 19 में हाई लेवल कमिटीज बनाई भारत सरकार में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। मैं खुद MCA में था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में था। उसका एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैं वहाँ पर था जब ये कानून बना था। मैं 2012 से 17 तक था वहाँ पर। तो 17 देखिए इसी में आता है, 15 और 18 के बीच में 17 में। उसके बाद में मैं अपने NGO के काम में पूरा फुल टाइम आ गया था। तो 2021 में अगर आप देखेंगे तो अमेंडमेंट रूल्स आए थे 2021 के। अब 2021 के अमेंडमेंट रूल्स कितने NGOs ने यहाँ पर पढ़े हैं, जरा मुझे हाथ उठा के बताइए। 2021 के अमेंडमेंट रूल्स कितनों ने पढ़े हैं यहाँ पर? 0 0 0। मैं आपको क्यों फंडिंग दूं? एक लेडी आप हाथ उठा रही हैं, आपने पढ़े हैं?
किस किस मंथ के थे या क्या था, कुछ आपको उसका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है मैम? व्हाट इज द, कि क्या था उसमें, उस अमेंडमेंट में? नहीं नहीं, उसका कुछ एक अमेंडमेंट का मेन निचोड़ क्या था, उस वो क्यों अमेंडमेंट में क्या चीज़ निकल के आई? आई थिंक ये माइक स्टार्ट नहीं, और आप ऐसे ही बोल दीजिए मे बी, अगर माइक चल नहीं रहा है शायद। अमेंडमेंट था। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ठीक बोल रहे हैं। उस पर बेसिकली ये बात आई कि जो भी पैसा सीएसआर में खर्च होना चाहिए वो पूरा खर्चा होना चाहिए, नहीं तो सरकार को आपको देना पड़ेगा वो पैसा। और इसमें बड़े सारे दांवपेच हैं जो कि आपको आने चाहिए अगर आप सीएसआर का प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं। तो ये मैंने आपको एक इसलिए दिखाया क्योंकि ये सीएसआर की 10 साल से ज़्यादा की जर्नी है। आप सबको इस कानून के बारे में पढ़ना चाहिए। और आलोक, मैंने एक इसकी कंपाइलेशन किताब बना रखी है जिसपे पूरे गजट नोटिफिकेशंस हैं, वो मैं आपको शेयर कर लूँगा। आप सभी का डेटा बैंक में आप सबको भेज दीजिएगा। आप सबको कानून आना चाहिए, नंबर 1। अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहेंगे, आपको फील्ड और उसके रूल्स आने चाहिए, तभी आप अंदर उस खेल को अच्छा खेल सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं और आगे बताऊंगा। आगे चलें, 2-3 स्लाइड्स और चलते जाइए और आगे चलिए और आगे चलिए। मैं एक डायग्राम आएगा, वहां पर रोकिएगा क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको कुछ मुद्दे की चीजें बता रहा हूं और आगे चलते जाइए। कीप गोइंग। मोर। हाँ, अब ये लेफ्ट में दिखाता है कि ये कानून क्या है। ये अगर किसी कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ या ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या ज्यादा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो 2% अपना इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एवरेज करके उसको जोड़ के बजट निकलती है। और वो फिर बोर्ड जो है वो एक कमिटी बनाता है, सीएसआर कमिटी ऑफ द बोर्ड, और वो एक बोर्ड उसको पारित करता है। तो ये कानून बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं किसी अमाउंट का और आपका टर्नओवर, नेट प्रॉफिट या नेटवर्थ इस हिसाब से है, तो आपको इतना पैसा अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करना है। और किन किन क्षेत्रों में खर्चा करना है वो भी हम आगे देखते हैं। अब आगे चलें, ये एक और आगे चलें। ये शेड्यूल्ड 7 करके एक है जिसमें लिस्ट ऑफ परमिटेड एक्टिविटीज हैं। अगर आप एनजीओ से आप देखिए, आप इन्हीं सब एक्टिविटीज में आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे। पहला वाला हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, नोट करिए कि जो आपका जो संविधान है, आपके एनजीओ का संविधान, उस संविधान में ये परमिटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपको सीएसआर का पैसा मिलेगा। नहीं तो आपका 12A ATG वापस ले लिया जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा। तो ये मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, सीएसआर का कानून भी पढ़ना है, और आपको कंपनी की सीएसआर पॉलिसी भी पढ़नी है, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को एक पॉलिसी बनानी होती है जिसके आधार पे वो पैसा खर्च करती हैं। आज की तारीख में करीब 25 से 30 हज़ार कंपनियां हैं, आप नोट कर लीजिए, जो सीएसआर कर रही हैं हिंदुस्तान में, और जो हर साल का खर्चा है वो करीब 30,000 करोड़ रुपया है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर आप इस क्षेत्र में आगे, और आप जरा पीछे चलते हैं एनजीओ का, ये जो देखिए आपका, आप रजिस्टर्ड ट्रस्ट होंगे या 1860 सोसाइटी होंगे या सेक्शन 8 कंपनी होंगे, तो अगर आप बॉक्स 1, 2, 3, 4 में देखेंगे तो इनमें फॉर्म CSR 1 आप सबके पास होना चाहिए। आई होप आप सबके पास फॉर्म CSR 1 है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। 12A ATG होगा आपके पास। आप लोग टिपिकली बॉक्स नंबर 2 पे आते होंगे, मिनिमम 3 इयर्स। और आई थिंक प्रथमेश और जो लोग आप लोग रेनोवेट इंडिया से जो ट्रेनिंग्स कराते हैं वो ये सब चीज़ें भी बताते होंगे ज़रूर। लेकिन आपको एज एन एनजीओ अपने आप से भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, ये एनजीओ नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पीछे चलते हैं आगे की तरफ, मतलब फ्रंट साइड में, और इधर चलिए, नहीं ऑपोजिट साइड चलते जाइए। हाँ, अभी लेटेस्ट एक नया अमेंडमेंट भी आने वाला है, मैं आपको बता दूं। और पीछे चलते जाइए, मैं रोक दूंगा आपको। कीप गोइंग। हाँ, कीप गोइंग, रुक जाइए। ये देखिए, अभी एक MCA को अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने कुछ चीज़ें बताई हैं, अलर्ट किया है, और ये बताया है कि अनस्पेंट फंड्स जो हैं 31 मार्च को, उनकी ट्रैकिंग कैसे हो रही है। आप ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, एनजीओज को पैसा कैसे मिल रहा है सरकार कॉरपोरेट से, उसको भी वो लोग ट्रैक कर रहे हैं इस समय। आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं
उनके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो मॉनिटर हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास FCRA है? बहुत कम NGOs हैं जिनके पास अब FCRA है, क्योंकि बहुतों का FCRA हट भी गया था। आप सब लोगों ने देखा होगा कितने जिन्होंने अप्लाई कर रखा है रिन्यूअल के लिए, और वो टाइम ले रहा है। आई थिंक 6-6 महीने का वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात कही है नंबर 4 में, डिस्क्लोजर ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की बात कही है उन्होंने। तो ब्रॉडली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 5-7 मिनट का और समय है, ये मैं प्रेजेंटेशन भी छोड़ जाऊंगा और वो एक मैनुअल भी दे दूंगा, आप लोग सबको उसको पढ़िएगा। जो भी आपका प्रपोजल आप लिख रहे हैं CSR के लिए, उसमें जो नीड असेसमेंट है, जो आपका मॉडल ऑफ इंटरवेंशन है, थ्योरी ऑफ चेंज है, वो सब तो आप लोग डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन CSR जो भी आपको पैसा दे रहा है आज, अगर वो डर रहा है आपको देने में, तो वो आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि कंप्लायंस काफ़ी टाइट हो गई है। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं, अभी जो इंडो पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काम कर रहा हूं, और भी टाइटन किया जाएगा NGOs की फंक्शनिंग को, क्योंकि बहुत सारा पैसा राउटिंग हो रही है, सब लोग जानते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि एंटी नेशनल काम में लगे हुए हैं। तो एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप में से कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन निगरानी में, नज़र में सभी आएंगे, अग्नि परीक्षा सभी को क्रॉस करनी पड़ेगी। तो जो भी NGOs के यहाँ फंक्शनरीज हैं, एक तो आप लोग पढ़िए, लिखना, पढ़ने लिखने से परहेज मत करिए, इसको पढ़िए, कानून को भी जानिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़िए। इसको देखिए कि आपका जो संविधान है वो कानून से कैसे मैच करता है और वो फिर कॉर्पोरेट से कैसे मैच करता है। एंड आई एम श्योर रेनोवेट इंडिया भी आपकी मदद करेगा अगले 10 साल में। आलोक, मुझे लगता है कि अगर आप लोग NGOs को इन डायरेक्शंस में और मदद दे सकें, जिस डायरेक्शन में सरकार कह रही है कंपनियों को देखो, तो शायद इन्हीं NGOs में से बहुत सारे ऐसे NGOs होंगे जिनको और फंडिंग मिल सकती है। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं यहाँ पर जो नीड असेसमेंट करके देख रहा हूँ अभी। और CSR जो है वो केवल 2% है, सरकार का पैसा बहुत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सरकार की पार्टनरशिप लेके जाते हैं कॉर्पोरेट के पास, जैसे मेरा जो अपना NGO है, हमारे पास उत्तराखंड गवर्नमेंट के संग MOU है, मध्य प्रदेश के साथ MOU है, हम नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में बहुत क्लोजली गवर्नमेंट के संग काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स बहुत बार गवर्नमेंट से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास में भी रहें, पास भी रहें, दूर भी रहें, तो उसमें NGO का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप कैसे उन चीज़ों को जोड़ें और अपने प्रपोजल्स में लेके आएं। मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए भी, क्योंकि अगर आपने इसको ढंग से प्रेजेंट किया तो आपकी जो चांसेस हैं फंड रिसीव करने की वो बढ़ जाएंगे। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, अगर आप CSR पे मुझसे पूछना चाहते हैं, मैंने तभी माइक भी बोला था शेयर करने के लिए, मैं चाह रहा था कि थोड़ा इंटरेक्शन भी हो सके। आप हाथ उठा रहे हैं कोई? हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, यस मैम। सरकार के संग पार्टनरशिप, यस मैम। इस तरह से एसोसिएट हो सकते हैं। हाँ बताएं। एज यू राइटली सेड कि सरकार के साथ अगर हम लोग जुड़ जाएं तो उस तरह से CSR का ज़्यादा मतलब फायदा हो सकता है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप CSR के पास प्रपोजल लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास गवर्नमेंट का MOU है, तो वो आपको पॉजिटिव हो जाते हैं। या माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन अप्रोच गवर्नमेंट फॉर MOUs एंड गेट एसोसिएटेड। ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मैम, क्योंकि यही तो मुद्दा है कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है गवर्नमेंट के साथ में ग्राउंड पे। अगर आपने अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वो आपको जोड़े और आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पे या नीचे के डिपार्टमेंट्स, पहले तो सबसे पहले आप लोग में से कितने लोग पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं? आप में से कितने लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑर्गेनोग्राम कितनों ने देखा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसे वो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? आप मुझे हाथ उठा के बताइए। DC के नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, ये विभाग, कितनों ने देखा है उसका डायग्राम? मुझे हाथ उठा के बताइए जरा आप। मुझे 1-2 हाथ दिख रहे हैं, तो मैं आपको क्यों पैसा दूंगा बताइए? सो यू हैव टू स्टडी। आप अगर कुछ करने जा रहे हैं कम्युनिटी के लिए, तो अगर आप इस तरह से जाएंगे कि आप खुद ही अनप्रिपेयर्ड लगेंगे, तो आपके लिए जो डोनर है वो पॉजिटिव नहीं होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें
तो आपके पास फंडर कॉल करके बोलेगा कि प्रपोजल दो, क्योंकि जो फंडर है वो डरा हुआ भी है, क्योंकि वो उसके मन में फेयर है कि मैंने जिस एनजीओ को फंडिंग दी वो कहीं गलत तो नहीं है, वो कानून के बारे में बेखबर तो नहीं है। तो आपके प्रपोजल में भी जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कन्वे करे कि आप नॉलेजेबल हो। किसी भी कंसल्टेंट को आपने हायर कर लिया, हाँ आपका सवाल पूछें। वो तो कंपनी ऐसी कहेगी कि हमारा भी सोशल विंग है और हम भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एनी एनजीओ। यस, और दूसरी बात ये है कि माइक ले लीजिए, माइक। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन हो, हेल्थ हाइजीन हो, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और अन्याय निवारण हो इसके लिए भी पुलिस स्टेशन है और एज वेल एज कोर्ट है। लेकिन समाज में हम ज़्यादा करके लीगल लिटरेसी और इंजस्टिस जो है वो डिमोलिश करने के लिए काम करते हैं। तो हमने ये देखा, मेरा स्पीच हुआ था हाई कोर्ट में, तो मैंने ये बताया अगर किसी व्यक्ति के लिए या किसी समाज में अन्याय होता है तो अन्याय निवारण का जो बेस है वो पुलिस स्टेशन जाता है। अगर पुलिस स्टेशन में ही उस अन्याय के बदले उसका विडंबन हो जाता है और आगे न्यायालय में क्या उसको न्याय मिलेगा। तो तब JN पटेल चीफ हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने बताया तुमने सही बात किया, गिव ऑर्डर टू ऑल पुलिस स्टेशन टू सेंसिटाइजेशन। तो आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल ये है कि अन्याय निवारण के लिए CSR का फंड कैन वी बी एबल टू। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मैं खुद भी जब मिनिस्ट्री में था तो मेरी काफ़ी कोशिश रहती थी कि एक हेल्पलाइन की सेल भी रहे MCA में, लेकिन सरकार में वो अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जो मैंने ग्राउंड पे खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये देखा है कि अगर आप एक बड़े जुझारू, जो आपने कोई मराठी का वर्ड क्या यूज़ किया था कि ये लोग इस टाइप के हैं, चिकट, आप भी चिकट बन जाइए। हिंदी में हमारा यूपी में होता है चीकट होता है बहुत, जिससे लोग चिढ़ते हैं। तो ये चिकट थोड़ा फ़र्क है उससे, हम यूपी के भैया हैं हम थोड़े। तो अगर आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं बहुत और कम्युनिटी आपके साथ में है उस अच्छे काम की वजह से, तो सरकार का जो मुलाजिम है, ऑफिसर है, वो आपकी बात सुनता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ताकत कम्युनिटी से लेनी है। हेलो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमने बहुत ही इंसर्जेंसी में काम किया, बारामूला में या कुपवारा में जब बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी, तो मैंने देखा हम लोग की जब टीम जाती थी तो वहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, वहाँ गन फायर था, लेकिन धीरे धीरे वो कम्युनिटी हमारे फेवर में हो गई। और जब कम्युनिटी फेवर में हो गई तो वो ऑफिसर्स भी हमारी बात सुन रहे हैं, इवन इफ वहाँ के पास कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर हम इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो कुछ नहीं होगा। तो हमें एज एन NGO हमें भी वो चेंज के लिए पुश करना है सिस्टम को, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने आप से। और मैं तो ये भी बोलूँगा सर कि शायद हम इस सेक्टर में भी इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत है, तभी हम हैं यहाँ पर। तो हमारे लिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आएगी, तो डिस्कम्फर्ट रहेगा तो फिर हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। यस सर, मैं सिमरन सेवा NGO से बोल रहा हूँ। पिछले 12 साल से हमारी NGO चल रही है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 2013 और 14 में जो एक्ट बना था कंपनीज के लिए और CSR के लिए कि 2% देगी, तो हमारा ये सवाल है कि कंपनियां अपनी फाउंडेशन ओपन करके बैठ जाती है तो वो ग्राउंड लेवल के NGOs को मिलता नहीं है CSR। उस हिसाब से मैंने अपने डॉटर को CA बनाया और फिर वो फॉलोअप लेती रहती है कंपनियों से। तो कंपनियों का रिप्लाई ये आता है कि हमारे पास ऑलरेडी हमने अपनी फाउंडेशन बनाई है। और दूसरी बात, जो पिछले 4-5 साल से हमारी जो NGO से रिलेशन है, हम उनको ही डोनेशन देते रहेंगे। तो हमारा मन नाराज़ हो जाता है, ये गलत है, इस पे आप ध्यान दीजिए। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो NGOs है वो अच्छे से काम करना चाहती है, लेकिन हमें कंपनी से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी फाउंडेशन है वो खाली कार्यक्रम ही करते रहते बड़े बड़े हॉलों में, इवेंट्स करते तो हाँ इवेंट्स करते रहते। तो ग्राउंड लेवल का एक शौक रहता है NGOs का
कि हम झुग्गी बस्तियों में जाए उन्हें सक्षम बनाए। लेकिन ये जो एक्ट है, जो बड़ी बड़ी फाउंडेशन है, टाटा की टेक महिंद्रा फाउंडेशन कंपनियां, रिलायंस की, मेरी डॉटर काफ़ी सारा फॉलोअप किया है कंपनियों को, लेकिन हमें रिप्लाई वही मिलती है कि हमारी खुद की फाउंडेशन है। इवन जो अंधेरी में जो गिलास कंपनी है वहाँ पे मेरी डॉटर सर्विस करती है, वहाँ उसने भी बोला मैं कि समझ हमारी गया खुद आपका की है। सवाल, तो सैन गोविंद अंधेरी में कंपनी है, उसने भी बोला हम अपनी फाउंडेशन में करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही आपका है, क्वेश्चन पूछे। हाँ, हाँ क्वेश्चन यही है कि जो एक्ट बना है कंपनियों को 2% देना है ग्राउंड एनजीओस को, लेकिन कंपनियां अपनी फाउंडेशन ओपन करके बैठी है, तो हमें क्या सीएसआर मिलेगा? हमारी जो ठीक है, तो मुझे अब आंसर करने एनजीओ दीजिए। वाले ठंडे पड़ जाएगा, एनजीओ बंद हो जाएंगी। वही हमारा क्वेश्चन है। मैं ठीक है, इस तो पे मैं एक जोर बार आंसर दीजिए। करूंगा आपको। सरकार से आप निवेदन कीजिए कि सरकार से हमको- कंपनियां अपनी जो ये बंद की है फाउंडेशन, बाहर की एनजीओ को डोनेशन दे, नहीं तो अपनी फाउंडेशन खोलेंगे तो गड़बड़ करेंगे। ठीक करे है, या नहीं करे, हमें आपको तो कुछ ना कुछ देवे। दो तीन That's चीजें all. बता दें, दो तीन चीजें बता दें। आपने खुद सेक्शन 135 पढ़ा है क्या? नहीं, डॉक्टर मत बताइए, आपने नहीं पढ़ा है ना? नहीं नहीं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंपल इंग्लिश, एक सिंपल हिंदी में भी है गजट नोटिफिकेशन। मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, बैठ जाइए। ये जो पैसा है सरकार का पैसा नहीं है, ये शेयर होल्डर का पैसा है। तो आपका और मेरा कोई हक नहीं है इस पैसे के ऊपर। इसका हक है उस कंपनी के आदमी के ऊपर जो वो पैसे के लिए मेहनत कर रहा है, या शेयर होल्डर के डिविडेंड का पार्ट है ये। इसका ट्रस्टी कौन है? वो कमिटी ऑफ द CSR, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है कानूनन। तो अगर छोटे एनजीओस को हमें पैसा दिलाना है तो तभी रेनोवेट इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं, या औरों को करने की ज़रूरत है कि आपको सक्षम बनाया जाए ताकि आप अपनी बात को मजबूती से रख सकें। क्योंकि आप गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते हैं कि ये आप उनको डायरेक्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल, ये टैक्स पेयर मनी नहीं है ये। क्योंकि हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे हमें कानूनन बात करनी पड़ेगी। मैं खुद, आपने बताया आपकी डॉटर CA है, मैं खुद ICAI में मैं एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ। मैं सेक्शन 135 पढ़ाता हूँ वहाँ जाके CS को, क्योंकि वो नॉर्मली टैक्सेशन जानते हैं, सेक्शन 135 नहीं जानते हैं बहुत बार। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें छोटी संस्थाओं को ट्रेन करके मजबूत करना है ताकि वो अपनी बात मजबूती से रख सकें। और अगर वो गवर्नमेंट को भी ले लेती हैं MOUs करके, तो फिर वो कॉर्पोरेट तवज्जो देते हैं आपको। ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आसान नहीं है लेकिन संभव है। लेकिन सरकार कभी भी फोर्स नहीं करेगी कॉर्पोरेट को कि नहीं आप छोटी को दीजिए, बड़े को। ये डिसीजन मेकिंग ये CSR कमेटी का काम है ये। हाँ, नहीं, वो है अपनी जगह पे, वो देते हैं, फिर वो सब ग्रांटिंग भी करते हैं। टेक महिंद्रा फाउंडेशन के 50 और NGO पार्टनर्स भी हैं। HCL फाउंडेशन की बजट 300 करोड़, उनके 250 पार्टनर्स हैं NGO, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च को और मैग्नीफाई भी करें, मैं आपसे और डेटा भी शेयर करूंगा। आपकी बात लेकिन सही है, उसमें और मेहनत करने की जरूरत है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, CSR फंड जो है किसान के लिए हर कंपनी आती है, लेकिन किसान के लिए हम बोलते हैं कि हम जब जलगांव, धुलिया, विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ CSR कंपनी काम कर ही नहीं रही। जो कुछ काम कर रही है, आज हमारे महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर लोग हैं उसके रिश्तेदारों को काम मिलता है। जब आप तुम काम लगाने को बोलेंगे तो सब उसको देने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारे जैसे आम आदमी, हम फार्मर से आते हो, हम काम करते हैं। अभी काम ऐसा है हमारा, हम कर रहे कि फार्मर्स लोग अभी सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल और अपना जो मक्का है उसमें हमको कुछ पुरवठा नहीं है, तभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी नैसर्गिक वातावरण ऐसा हो रहा है, हर दिन पानी में आ रहा है, तो तभी सब कंपनी हो, मिनिस्टर हो, अब सोशल हो, लोग हो, सब फोटो सेशन निकालने के लिए फार्मर दिक्कत है, लेकिन एक्चुअली काम हो ही नहीं रहा है। तो हमको बता दिए कि ग्रास रूट में काम करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। एंड इनफैक्ट अगले 10 सालों में रेनोवेट जैसी संस्थाओं को इस पे और काम करने की ज़रूरत है, और मैं भी मदद करूंगा इनकी, क्योंकि आपका बहुत सही सवाल है। वो लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और अपने आस पड़ोस में ही खर्चा करते हैं कंफर्टेबल रहने के लिए। हमने दिल्ली में भी देखा, गुड़गांव में करेंगे या उधर नोएडा में करेंगे क्योंकि वहाँ उनका दफ्तर है। तो मैं उनसे बहुत बार ये भी कहता हूँ कि आपको अगर अपने पड़ोस में ही करना है तो फिर नीड असेसमेंट क्या करा रहे हैं आप, जब नीड अगर गाँव में है। तो आई थिंक ज़रूरत क्या है, आप जो बात कह रहे हैं उसमें
एनजीओज को भी हमें कैपेसिटी बिल्ड करना है और हमें ऐसे मौक़ों पे कॉरपोरेट्स को भी बताना है कि गांव में ग्राम पंचायत लेवल पे क्या ज़रूरतें हैं, इनको हमें कहते रहना है। देखिए, अगर हम ये बोलेंगे कि सरकार ऐसा कर देगी, वो ऐसा कर देगी, कौन कब करेगा भगवान जाने, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें मिल के करना चाहिए। और मेरी तो सभी एनजीओ से यहाँ गुजारिश भी है, जो भी यहाँ आए हुए हैं, कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को, तभी मैंने शेड्यूल 7 दिखाया आपको, एग्रीकल्चर उसमें शामिल है। आप ऐसे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स भी बने, बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा खर्चा करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि 10 साल हो गया है मैं इतने सारे कॉरपोरेट्स को गाइड करता हूं, बहुतों ने मुझसे कहा कि आप गांव क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स भी बताइए हमको, अब क्योंकि शहर में बहुत हो गया, हम वहाँ करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में ये बढ़ेगा शायद, तो आप अपनी उम्मीद अभी ना तोड़ें। और रेनोवेट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इन चीज़ों पे और ज़्यादा एफर्ट करें कि जो आपकी बात है उस पर अमल किया जा सके। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक हो गया टाइम, ओवर क्रॉस कर दिया शायद मैंने, आई गेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये वाला प्रेजेंटेशन भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, और कानून को 2-3 चीज़ें मैं आपको वापस से बोलूँगा। CSR को बहुत क्लोजली पढ़िएगा, मुश्किल नहीं है, और अध्ययन करते रहिए, समीक्षा करते रहिए, रिफ्लेक्शन करते रहिए, आपको खुद से रास्ता भी मिलेगा। असहाय मत होइए, डोंट बिकम हेल्पलेस। अगर एनजीओ हेल्पलेस है तो वो अगले का क्या मदद करेगा अगर आप खुद ही हेल्पलेस हैं। आप बोले मैं तो हेल्पलेस हूँ लेकिन मैं गरीबी हटाऊंगा, ये तो बड़ा ही मुझे इलॉजिकल सा स्टेटमेंट लगता है। तो मैं सभी एनजीओ को बोलता हूँ, पहले आप खुद तो पढ़ के आइए। आप अगर खुद कानून नहीं पढ़ रहे हैं और आप प्रपोजल बना रहे हैं, तो आप प्रपोजल में जो लिख रहे हैं वो कानून वाले को तो लगेगा कि बिना पढ़े हुए आ रहा है सिलेबस के ये इम्तिहान देने के लिए, वो कभी भी आपको फंडिंग नहीं देगा। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वही लोग फंड ले जाते हैं, वो लोग फंड ले जाते हैं। अरे भाई, वो पढ़ के आ रहा है इसलिए उसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं। तो समवेयर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं खुद एनजीओ सेक्टर से हूँ, मैं एनजीओ सेक्टर को बहुत पकड़ के हिलाता हूँ हर जगह पे, क्योंकि मैं खुद इस सेक्टर को बिलोंग करता हूँ। हमें हर दिन अपने आप से आईना देखने की ज़रूरत है, इसके पहले कि हम किसी और पे उंगली उठाएं। क्या हम खुद तैयार हैं क्या? आई थिंक कोई एक लास्ट सवाल पूछते हैं, फिर उसके माइक तो जो है, माइक है क्या? आप तब तक अपनी आवाज़ पे बुलंदी करिए। मैं उस क्षेत्र में ट्रेनिंग भी किया हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। बहुत संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि टाइम कम है। प्रॉब्लम यह है कि 25 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। और FCRA 12A ATG ये सब लेके काम कर रहा हूँ। तो जब CSR हाँ। ऐसे दुर्बल घटकों के लिए काम करता है या उसका उद्देश्य है, तो जब ऐसी एनजीओ 25-25 साल से काम कर रही है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिए है, और उद्देश्य है कि आपके फील्ड में जो कंपनीज है जो आपके क्षेत्र में यानी नज़दीक पास, उन्होंने उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, मगर ना गवर्नमेंट का उसके ऊपर अंकुश है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट तो अंकुश नहीं लगा सकती क्योंकि वो पैसा सरकार का नहीं, पर आप आगे पूछिए। हाँ, वो उन्होंने उस क्षेत्र में कौन सी एनजीओ ऐसी काम कर रही है। हाँ। जैसा एक महानुभाव ने पूछा कि बा ये वो अपने ही कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर खर्चा करती है, तो ये तो हो ही रहा है क्योंकि वो वापस भेज देते हैं। उनको बहुत बार जाने के बाद भी उनको सकारात्मक उत्तर नहीं देते हैं। तो इसके लिए अपने रूल्स में या जो अपने एक्ट में ऐसा प्राविधान हो कि जैसे अपन ने पहले ही बोले, यहाँ कारपोरेट भी आए हैं, एनजीओज भी आए हैं, जब दोनों को ज़रूरत है और कानून का मकसद भी यही है, तो उन तक के पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो हकदार है विकलांग लोग। मैं आपको बताऊं एक चीज़, आपने बहुत बड़ी बात की बोली। दिव्यांग वाला एक क्षेत्र ऐसा है जो कि बहुत निगलेक्टेड एरिया है और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। दूसरा, कानून में ये लिखा हुआ है शेड्यूल 7 में कि आप अपने लोकल एरिया पे ज़रूर ध्यान दें। अगर वो कंपनियां आपके क्षेत्र में, अगर आप गूगल करके देखेंगे, csr.gov.in करके वेबसाइट है गवर्नमेंट की, csr.gov.in, उसमें आपको डेटा मिलेगा कौन कौन सी कंपनियां आपके क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप उन पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। आप डीसी ऑफिस में जाइए, आप डीसी से लेटर लीजिए, आप कंपनी के ऑफिस जाइए, उनसे बात करिए। तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी प्रेशर भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। सरकार कोई आदेश नहीं देगी क्योंकि सरकार का ये पैसा नहीं है, ये सभी को समझना है। आपको एक्टिविज्म करके, पॉजिटिव एक्टिविज्म करके
जिसको बोलते हैं जनाग्रह करके अपनी बात रखनी चाहिए, नीड असेसमेंट लेटर लेके जाइए। तो क्या होता है, बहुत बार ये कंपनियां ग्राउंड से अपनी फैक्ट्री से हेडक्वार्टर में चिट्ठी भेजते हैं कि हाँ देखिए ये रिक्वायरमेंट आई है, तो फिर वो आपको शायद मदद करेंगे फिर वो। इसलिए ये एफर्ट जारी रहना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हो रहा है। अगर आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे देश में नहीं हो रहा है। ये भी आप लोग सब समझ लीजिए यहाँ पर कि सभी कंपनियां इवेंट कर रही हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ करेंगी लेकिन बहुत सारे अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप उस क्षेत्र में कैसे प्रबलता से अपनी बात रख के अपना काम निकालें। कानून ये ताकत देता है आपको, पर मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, आपने कानून ही नहीं पढ़ रखा है। आप जितने लोग हैं यहाँ पर उसमें से 2% ने कानून पढ़ रखा है। अभी मैंने इतना डिस्कशन कर लिया, आपने 10 सवाल पूछ लिए, मैंने आपको 10 आंसर दे दिए, लेकिन अगर आपने सिलेबस की किताब नहीं पढ़ी है तो हो सकता है मैंने जो भी बताया मैंने अपने मन से पढ़ाया आपको, आपके सामने तो किताब ही नहीं है। तो ये सभी को मैं बोलूंगा इसको आप थोड़ा सा प्लीज गो एंड स्टडी द लॉ, इट इज नॉट डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है ये। और फिर आप नीड असेसमेंट करके अपनी लोकल सिचुएशन पे आपको प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, कि अगर ये दिव्यांग बच्चा है, यहाँ ये 5 फैक्ट्रियां हैं, आप यहाँ क्यों नहीं फंडिंग कर रहे हैं। आप डीसी ऑफिस से चिट्ठी लेके आइए। डीसी की चिट्ठी देख के वो वहां का लोकल फैक्ट्री वाला मैनेजर घबरा जाएगा। ये आपने किया ट्राई? आपने ट्राई किया है? अभी नहीं किया ना ट्राई? नहीं ट्राई किया कि नहीं किया, हाँ या ना बताइए। नहीं, कलेक्टर से आप या उनका जो दिव्यांग का जो डिपार्टमेंट है उनसे लेटर निकलवाइए। हाँ, और लेटर निकालने के लिए उनको पैसा नहीं देना है बिल्कुल भी। उनको बोलिए नीचे चल के देखिए यहाँ दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी ज़रूरत है। और सब कम्युनिटी के, तो सिस्टम को भी टाइट करिए आप, क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत नकारात्मक हो जाता है बहुत बार। सीएसआर के कानून से आपको सिस्टम को भी अकाउंटेबल बनाना है, किसी को घूस खपट नहीं करनी है। तो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। थैंक यू एवरीबॉडी।